तो अब तक आपने बहुत एयर पोल्यूशन फैला लिया है, आपने एयर पोल्यूटेंट पढ़ लिया, सारे एयर पोल्यूटेंट आपने पढ़ा, और अब तक इतना एयर पोल्यूशन फैल गया है कि मन में आ रहा हो कि अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल कल करेंगे, थोड़ा और फैला लेते हैं आज। और आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग है। और कई सारे बच्चे तो, इवन कई सारे टीचर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक ही चीज मानते हैं। भोंट है वो लोग जो ऐसा मानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नेचुरल थिंग्स है, इन्वायरमेंट का, नेचर का, एटमॉस्फेयर का। हाँ, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इसलिए कई लोग इस दोनों को एक ही बात समझ लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाता हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग इससे कैसे हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो, सबसे पहले तो मुझे कोई बच्चा ये बता दो, आज तक आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? है? कह रहे हैं हरा रंग का घर होगा, ऐसा है? ऐसा हरा रंग का घर होगा, है कि नहीं? इसलिए इसको ग्रीन हाउस कह रहे हैं। देखिए क्या है ना, कि हम लोग एक कंट्रोल कंडीशन में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्लांट को ग्रो कराते हैं, और ऐसे प्लांट को ग्रो कराते हैं जो वहां ग्रो नहीं हो सकता उसको भी ग्रो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोटा में टेम्परेचर कितना रहता है एवरेज? शिमला के कंपैरिजन में ज्यादा या कम? ज्यादा ही रहता होगा ना यार। ज्यादा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोटा की प्लांट को शिमला में उगाएं, तो मुझे बताओ, शिमला में तो टेम्परेचर काफी कम है, तो कोटा का प्लांट तो वहां उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एंजाइम वगैरह वर्क ही नहीं करेगा। उसका एंजाइम तो कोटा के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। तो हम क्या करते हैं, शिमला में एक ऐसा एपरेटस तैयार करते हैं, एक ऐसा चैम्बर तैयार करते हैं कि इस चैम्बर के अंदर सोलर लाइट एंटर तो करे, एंटर कर जाए, मगर बाहर ना निकल पाए। और अगर बाहर ना निकल पाए तो बताओ, अंदर वार्मनेस इन्वायरमेंट होगा या कोल्डनेस? तो अंदर में कोटा का प्लांट आराम से उग जाएगा कि ना उग जाएगा? अरे पूरा चैम्बर हरा भरा लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोटा के प्लांट को शिमला में उगा रहे हैं। ऐसा कई सारा अपरेटस, ग्रीन चैम्बर्स बना बना के हम लोग कई सारे प्लांट को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। जो लोग भागलपुर रीजन से हैं, कभी टीएनबी कॉलेज आइएगा, टीएनबी कॉलेज में बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है? तो जो बॉटनिकल गार्डन के सामने वाला कैंपस है ना, एक नया अभी बिल्डिंग भी बन रहा है वहां पे, ठीक है? हम लोग का हॉस्टल के अपोजिट साइड था, जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे, वेस्ट ब्लॉक में। तो वहां पे अभी ग्रीन हाउस चैम्बर बना, हालांकि हम लोग के टाइम में नहीं था, अभी मैं रिसेंटली गया था तो देखा था ग्रीन हाउस चैम्बर बना है। अब उस टाइम क्लोज था, मुझे पता नहीं लग पाया कि इसके अंदर ये कौन सा प्लांट उगाना चाह रहे हैं। बेसिकली वो बॉटनिकल गार्डन वाले ने ये स्टेप उठाया होगा। तो वो जो पूरा चैम्बर है, उस चैम्बर को, अब जी ये जो मैंने ऐसा घर बनाया, ऐसा ही घर बना रहा था वहां पे, तो उसमें खास प्रकार का पर्दा लगा होता है ऊपर से और साइड से, कि उसके अंदर सोलर लाइट आ तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा, हीट बाहर नहीं जा पाएगा, और अंदर का एनवायरनमेंट वार्म रहेगा। यानी कि हम वहां पे कुछ ऐसा प्लांट उगा रहे होंगे जो उस भागलपुर के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली कहीं और जो प्लांट उगता होगा उससे भी ज्यादा टेम्परेचर में उगता होगा। इसलिए भागलपुर का टेम्परेचर उसके लिए कोल्डनेस महसूस करता होगा वो प्लांट, इसलिए उसको ग्रीन हाउस चैम्बर में वहां पे उगा रहे हैं। तो ऐसा ग्रीन हाउस चैम्बर कई जगह आप देखोगे, अपने बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह में देखोगे, कई सारे म्यूजियम वगैरह में भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये ग्रीन हाउस चैम्बर क्या होता है कि कुल मिला के एक ऐसा चैम्बर होता है। मुद्दे की बात क्या है इसको समझिए। एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें हीट, सोलर लाइट आए हीट के साथ, लेकिन फिर वो बाहर ना जा पाए और अंदर वार्मनेस बढ़ाता चला जाए, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। और ये प्लांट को उगाने के लिए, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उगाने के लिए चैम्बर तैयार किया गया, ठीक है? तो कह रहे हैं कि इससे नुकसान क्या है? नुकसान नुकसान कुछ नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, अब इसको हम समझा रहे हैं। हमारा अर्थ, पूरा अर्थ, हमारा ओवरऑल पूरा अर्थ, जिसमें कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर सभी आता है। तो हमारा पूरा ओवरऑल अर्थ को अगर आप देखोगे तो हमारा अर्थ जो है एक ग्रीन हाउस चैम्बर है। अब आपको जानकर ताज्जुब हो रहा होगा कि हमारा अर्थ ग्रीन हाउस चैम्बर कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये है अपना अर्थ, ये है अपना अर्थ, ठीक है? आपको पता है लगभग गोल। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे अर्थ के ऊपर
16 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो ये जो पूरा इलाका है दिस इज ट्रोपोस्फेयर, यस और नो। फिर उसके ऊपर 50 किलोमीटर और जाओगे तो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, यस और नो। दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा स्ट्रेटोस्फेयर, और ये यहां से यहां तक ट्रोपोस्फेयर, यस और नो। ये पूरा ट्रोपोस्फेयर एंड दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, यस और नो। अब मुझे बताओ Yes, sir. अब मुझे बताओ सन किधर है? सन किधर है? सन तो सबसे ऊपर है, ये है सन, ये है सन। और सन से क्या चल रही है? लड़की लोग बोलेगी किरण, लड़का लोग बोलेगा प्रकाश, जो भी हो चल तो रही है। ये देखो सन, ये है सनलाइट। लेकिन मैंने आपको किसी दिन समझाया था, सन से जितने भी लाइट चलते हैं, सन से जितनी भी लाइट चलती है, सारा लाइट अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। याद करो, मैंने बताया था। उसका कारण दो है, उसका कारण दो। एक कारण तो ये है कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर बन चुका है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन का लेयर बन चुका है तो कुछ लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां से? ओजोन लेयर से आती है यहां तक, और उसके बाद यहां से क्या हो जाती है? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा एक नहीं, घना सारा लाइट वेव यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उधर रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर इसके अलावा और सनलाइट कहां से रिफ्लेक्ट होती है? गौर से समझना इस बात को। कुछ सनलाइट हमारे ट्रोपोस्फेयर में CO2 का लेयर बन गया है। क्यों बना है, कैसे बना है, अभी बता दूंगा। CO2 का लेयर बना हुआ है, तो कुछ लाइट तो इस CO2 के लेयर से यहां तक आती है और यहां से टकरा के वापस होती है। लो, कुछ सनलाइट तो यहां तक आती है और यहां से टकरा के वापस होती है। और ये जितनी भी लाइट आप देख रहे हैं, ये सब रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सब? ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, जो हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाया। और जो नहीं पहुंच पाया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो रिफ्लेक्ट हो गया। और मैंने आपको कहा भी था कि हमारे अर्थ सरफेस पर लेस देन 50% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का पहुंचता है, याद है? चलो, जो अर्थ सरफेस पर पहुंच गया और अर्थ सरफेस को स्ट्राइक कर दिया, ये लो स्ट्राइक कर दिया। मुझे बताना बच्चे कि जो सोलर लाइट आ रही है, अर्थ सरफेस पर गिर रही है, उसका वेवलेंथ कितना है? विजिबल रे, उसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है। 400 से 700 नैनोमीटर है। बच्चे मैं बता दूं, ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, ये वेवलेंथ कम है। और जब वेवलेंथ होता है कम, तो जब कोई मुझे बता दो एनर्जी ज्यादा या कम? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा। और अगर एनर्जी ज्यादा, तो उस सोलर लाइट के पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब जो वेवलेंथ आ रही है, जो हमारी वेवलेंथ आ रही है, इस CO2 लेयर को क्रॉस करने की एबिलिटी रखती है, वो वही वेवलेंथ है, वो वही सोलर लाइट है जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है। उसी की इतनी पेनिट्रेशन पावर कि ओजोन लेयर को भी क्रॉस कर गई और CO2 लेयर को भी क्रॉस कर गई और सरफेस पर आ गई। मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे सोलर लाइट आ रही है, उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है, और वो दो लेयर को क्रॉस करके आ रही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। समस्या ये नहीं है कि ये यहाँ आ रही है, आने के बाद ये अर्थ सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, और अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये अपनी एनर्जी को लूज कर दे रही है। और जब ये अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर दे रही है, दैट मींस एनर्जी लेस। तो मुझे बताओ, उस लाइट का, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो दूसरा प्रॉपर्टी भी चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। मोर हो गया, और इतना मोर हो गया कि वेवलेंथ मोर देन 700 नैनोमीटर हो गया। और बच्चों मैं आपको बता दूं, वो लाइट अब विजिबल नहीं रह गई, वो लाइट इनफैक्ट अब इंफ्रारेड हो गई, IR हो गई। और मुझे बता दो, अगर इसकी एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ ज्यादा हो गया, तो मुझे बता दो इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा या कम? पेनिट्रेशन पावर ज्यादा या कम? कम। इसका मतलब इसका पेनिट्रेशन पावर लेस। यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर मोर था, तभी तो आया था उधर से, इसका पेनिट्रेशन पावर लेस। अब मुझे बताओ कि अब जो ये लाइट है जो अर्थ पे आने के बाद टकरा गई और इसकी वेवलेंथ बढ़ चुकी है, एनर्जी कम है, पेनिट्रेशन पावर है, अब ये जब इधर से रिफ्लेक्ट हुई अर्थ सरफेस से टकराने के बाद, तो क्या वो CO2 लेयर को क्रॉस करके वापस जा पाएगी? बोलो, जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो चुकी है। और तो और सुनो, ये लाइट उधर नहीं जा पाई, इससे भी प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम किससे है वो तो बाद में बात करेंगे, अभी पहले मैं आपको ग्रीन हाउस चैम्बर समझा रहा हूँ। क्या अब आपको इतना समझ में आया कि हमारा अर्थ ग्रीन हाउस चैम्बर है? कितनों को समझ में आ गया? क्या करो, हमारा अर्थ ग्रीन हाउस चैम्बर है, ये कितनों को समझ में आ गया? आपके सामने ही सोलर लाइट आ तो रही है, जा नहीं पा रही है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो ग्रीन कलर का लेयर बनाया है, इस ग्रीन कलर की लेयर में क्या क्या है? तो सुना ध्यान से, इस ग्रीन कलर की लेयर में बहुत सारे गैस हैं, मेनली 4 गैस हैं, मेनली मेनली CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी गैस है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, वाटर वेपर भी है, NO2 भी है, NO3 भी है, घने सारे, मेनली मैं ये गैस बता रहा हूं। और सुन लो कि ये सब हमारे इन्वायरमेंट का नेचुरल गैस है, नेचुरल पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, होता है ये, जब से अर्थ बना है तब से है। क्यों है, इससे क्या बेनिफिट है, तो समझना। हमारा अर्थ ग्रीन हाउस चैम्बर है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों, तो मुझे को बात बताना। अगर ये लेयर ना होता, एक बार सोच कर देखो, तो आपका क्या ख्याल है, ये रेड वाली लाइट, ये रेड वाली लाइट यहाँ रुकती या जाते रह जाती? बताओ। चली जाती थी। चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लेयर यहाँ है। अगर वो चली जाती तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये लाइट रुकती नहीं, तो उससे क्या नुकसान होता? सो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जब ये लाइट यहाँ आई और वापस टकरा के मतलब उसको भेद के बाहर ना जा पाई, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को ये 4 गैसेस एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। कौन कौन? तो CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। इन लाइट को, जो इंफ्रारेड रीजन की लाइट है, वेवलेंथ की है, उसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है बच्चा। उसको एब्जॉर्ब करके उसके बाद वो हीट रेडिएशन निकालता है। ये लो हीट रेडिएशन, ये हीट रेडिएशन निकालता है। वो सोलर लाइट से को एब्जॉर्ब करके, अल्टीमेटली वो सोलर लाइट ही है, उसको एब्जॉर्ब करके वो हीट रेडिएशन निकाल रहा है। अगर ये हीट इस ट्रोपोस्फेयर जोन में निकल रहा है, तो बताओ बच्चा, ये यहाँ का वार्मनेस बढ़ा रहा है या फिर यहाँ का कोल्डनेस बढ़ा रहा है? वार्मनेस। ये यहाँ का वार्मनेस बढ़ा रहा है। और बच्चा सुन लो, हमारे इसी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर सालों भर का एवरेज बता रहा हूँ, अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अराउंड एवरेज बोला मैंने, साल भर का एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो अर्थ पर मेजॉरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। हेलो, अब आप समझो कि अगर ये ग्रीन वाली लेयर नहीं होती, ये लाइट चली जाती, तो इसका एब्जॉर्प्शन उस गैसेस के द्वारा नहीं होता, तो हीट रेडिएशन नहीं निकलता, ट्रोपोस्फीयर में वार्मनेस क्रिएट नहीं होती, तो पता भी है आपको अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एनुअल कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अर्थ एक आइस का गोला बन गया होता। हेलो, अर्थ एक आइस का गोला बन गया होता, ना हम होते, ना प्लांट होता, कोई नहीं होता, केवल बर्फ ही बर्फ होता। That's why this greenhouse chamber, this greenhouse effect is the natural part of our atmosphere and it is beneficial for living organism. ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे वार्मनेस क्रिएट हो रहा है ट्रोपोस्फेयर का, और ट्रोपोस्फेयर में ही सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। ये तो अर्थ के लिए बेनिफिशियल है, अच्छी बात है, होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही केवल हो रहा होता, तो मैं बेकार का आधा घंटा क्यों वेस्ट करता है इसको पढ़ाने में? हम तो पोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अब पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अब उसको समझने की जरूरत है। मैंने क्या बोला कि ये गैसेस CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नेचर का पार्ट है, तो एक लिमिट अमाउंट में होगा ना, एक लिमिट कंसंट्रेशन में होगा, यस और नो। और वो एक लिमिट अमाउंट में इस लाइट को एब्जॉर्ब करके, एक लिमिट अमाउंट में हीट रेडिएशन रिलीज करके, एक लिमिट अमाउंट में टेम्परेचर को बढ़ा रहा होगा ट्रोपोस्फीयर में, और केवल वार्मनेस क्रिएट करा रहा होगा, ना कि हॉटनेस। ये नहीं कि वार्मनेस बढ़ाता जा रहा है, एक वार्म एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है ट्रोपोस्फीयर में, ये तो बेनिफिशियल है। बट हम और आप सभी लोग इतने पतित हैं, इतने इन्वायरमेंट के विरोधी हैं कि दिन रात CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजें रिलीज कर रहे हैं। तो कैसे? तो ये देख लो। अब आपको पता है कि CO2 का सोर्सेस क्या है? कई सारा सोर्सेस है। अगर कोई सोर्सेस नहीं है तो एक सोर्स तो है ही,
क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लांट लगे हुए थे, आपने प्लांट को क्या कर दिया, जल्दी से बताना। आपने प्लांट को कर रहे हो लगातार कट, और अगर प्लांट हो रहा है कट, तो पता है एक बात, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, कैटाबॉलिज्म में, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस में CO2 रिलीज कर रहे थे, तो ये वाला प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर ले रहा था। मतलब प्लांट इस कार्बन को अपने ऑर्गेनिक बायोमास में कंजर्व कर रहा था, तो ये CO2 इधर नहीं जा पा रहा था। आज की डेट में आप डिफोरेस्टेशन बढ़ा चुके हो, ऊपर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ चुका है, CO2 का रिलीज भी बढ़ चुका है, और CO2 को अपटेक करने वाले प्लांट का नंबर भी घट चुका है। ये सारा CO2 यहाँ पहुंच रहा है, हेलो, ये सारा CO2 यहाँ पहुंच रहा है। और इसी तरह यही कहानी मीथेन का भी है। जैसे और बता रहा हूँ, CO2 और कहां से रिलीज होगा, जब आप कंबसन रिएक्शन कराते हो ना, तो जो इनकम्प्लीट कंबसन रिएक्शन होता है, कई सारी चीजों का बर्निंग होता है, O2 प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो उससे CO2 रिलीज होता है, पता है आपको। और फिर बर्निंग प्रोसेस से मीथेन भी रिलीज होता है, पता है आपको। जो आप कपड़ा जलाते हो, डेड बॉडी जला देते हो, प्लास्टिक जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, तो उससे CO2 रिलीज होता है। और वो CO2 को अपटेक करने वाला प्लांट का तो नंबर आप घटा ही चुके हो। आपको तो घर में फर्नीचर बनाना है ना, तो नंबर ही घटा ही चुके हो आप। आपको तो जमीन काट काट के, पेड़ काट काट के वहां घर बनाना है, क्योंकि आबादी बढ़ा चुकी हो आप, ठीक है। तो अब आपको तो पेड़ काटना ही है, तो आप पेड़ भी काट चुके हो, CO2 भी बढ़ा रहे हो, तो CO2 कहाँ जा रहा है, ट्रोपोस्फीयर में जो लेयर है वहां पे जाके अक्युमुलेट होता जा रहा है, ठीक है, होल्ड करो। ऐसा ही मीथेन। इसके बाद रेफ्रिजरेटर, आजकल तो कर महंगा रेफ्रिजरेटर आने लगा, बढ़िया रेफ्रिजरेटर आने लगा, जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब कम है, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट हो गया है। लेकिन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होने का एक मेजर सोर्स था पहले रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, और भी कई सारे अपरेटस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा था, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो होता है क्या, थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, वो सब उड़ उड़ के वहीं पहुंच जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ाया गया है। ऐसे ही किसी न किसी सोर्स से N2O का भी, मैंने आपको कल सोर्स बताया था, ऐसे ही N2O का भी सोर्स बढ़ा दिया गया है, मीथेन भी बढ़ा दिया गया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव होने वाला है। अरे भैया, नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था यार, लेकिन आपने ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ा दिया। कौन है वो ग्रीन हाउस गैसेस, CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, मेनली तो यही है। अच्छा, इसमें भी कौन आज की डेट में जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में जिम्मेवारी निभा रहा है, 60% अकेला CO2 है, 20% अकेला मीथेन है, 16% अकेला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, 4% अकेला N2O है। ये मैंने एटमॉस्फेयर के गैसेस कंपोजिशन का परसेंटेज नहीं लिखा है, ये मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट होने वाले गैसेस का परसेंटेज लिखा है। ओके, अकेला 60%, CO2 20%, मीथेन 16% क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और 4% के अप्रॉक्सिमेट N2O, बाकी अदर 0.1%, 1% के आसपास, ठीक है। और अब समझिए बात, जब इस गैसेस का मात्रा बढ़ा, मुझे बताओ कि सोलर लाइट तो आ ही रही थी, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे बताओ, इस लाइट को अब ज्यादा से ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब कर रही है या कम से कम, बताओ जल्दी से। ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएशन रिलीज हो रहा है या कम से कम, ज्यादा हीट। तो यहाँ पे वार्मनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट है या कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कहते हैं कि पिछले 100 सालों में हम लोगों ने अपने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा लिया है। कितना, पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये तो पुराने एनसीईआरटी के, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है, हकीकत है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है, ठीक है। 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा चुके हैं हम लोग पिछले 100 सालों में, और वो भी उसमें से भी ज्यादातर कंसंट्रेशन जो मतलब ज्यादातर वार्मिंग जो बढ़ा है पिछले 30 सालों में बढ़ा है, क्योंकि पिछले 30 सालों में इंसान नहीं हैवान रह रहे हैं यहाँ पे, हम भी, आप भी, सब है। क्योंकि आप जानते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी गालियां खानी ही पड़ती है, हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, भले कर कोई और रहा हो, आप भी खाओगे गाली, क्योंकि आप भी यहीं पे रह रहे हो, ठीक है। तो इंसान नहीं हैवान ही रह रहे हैं इधर अब, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आ रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली था, उसका इन्हांसमेंट हुआ है, और उसके इन्हांसमेंट का कारण है हम आप, उसका इन्हांसमेंट का कारण है पोल्यूशन। कैसे, तो उसके जो गैसेस हैं उसका रिलीज आपने बढ़ाया है पिछले 100 सालों में, खासकर पिछले 30 सालों में, और इस वजह से पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज बढ़ गया है अर्थ का।
ट्रोपोस्फेयर का। अब मुझे बताओ ये टेम्परेचर जो बढ़ा है अर्थ पर जा रहा है ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर या रेगुलेटर? कन्फर्मर। तो क्या ये इस बढ़े हुए टेम्परेचर को झेल पाएंगे? नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, फिर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, इंजाइम वगैरह मरने लगेंगे, इंजाइम वगैरह डीनेचर होने लगेंगे और ऑर्गेनिज्म मरने लगेगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज। तो मुझे बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना एक तरीके से क्या है? पॉल्यूशन है। एक तरीके से क्या है? पॉल्यूशन है। और सुन लो, ये जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से वार्मनेस बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो बच्चा मुझे बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम है या ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है? ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेम्परेचर पूरी ग्लोब का बढ़ रहा है, पूरी अर्थ का बढ़ रहा है। वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग इंग बढ़ रहा है, वार्मनेस बढ़ रहा है, मतलब रुका नहीं है, बढ़ रहा है। ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नेचुरल पार्ट था अर्थ का, अभी भी नेचुरल होना ही चाहिए, नहीं तो अर्थ बर्फ बन जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस का गोला बन जाएगा। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से नुकसान क्या क्या है आपके सामने। अब समझो इस नुकसान को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। वो तो आप अभी आपने समझा कि टेम्परेचर बढ़ने से ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, टेम्परेचर इंजाइम वगैरह ज्यादा से रेगुलेटर नहीं है, कन्फर्मर है, झेल नहीं पाएंगे। बड़ा समस्या मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे बताओ ये अर्थ में ही मैंने आपको एक दिन समझाया था, अगर आपको याद हो, वो अलग अलग जोन, अगर आपको याद हो, ये वाला ट्रॉपिकल जोन था, याद है इक्वेटर पे, अरे ट्रॉपिकल जोन, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन, याद आ रहा है, उसके ऊपर टेम्परेट जोन, उसके ऊपर आर्टिक, याद आ रहा है। अरे ट्रॉपिकल जोन यहाँ से यहाँ तक सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और ऊपर आर्टिक, याद आ रहा है। फिर टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटता जा रहा था, है कि नहीं। यहाँ पे कितना टेम्परेचर था? 25 से 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था रेंज, फिर उससे ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, है ना। तो मुझे बताओ डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे ट्रोपोस्फेयर का बढ़ रहा है। तो ये तो आप लेटीट्यूड के हिसाब से ना इसको कैटेगराइज कर दिए थे, तो टेम्परेचर तो पूरे बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ कि अगर कल को इसका टेम्परेचर तो इसका कम होगा ना 25 से, तो अगर कल को इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 25 हो जाए, तो मुझे बताओ ये वाला इलाका भी ट्रॉपिकल जोन बन जाएगा, यस और नो? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेनली हम टेम्परेचर के बेसिस पे ये बायोम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, तो इसका भी बढ़ जाएगा। मुझे बताओ इसका भी टेम्परेचर बढ़ा होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ के सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे हो क्या रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, ट्रॉपिकल जोन शिफ्ट हो जा रहा है सब ट्रॉपिकल जोन में, मतलब सब ट्रॉपिकल जोन बनता जा रहा है ट्रॉपिकल जोन, और सब ट्रॉपिकल जोन शिफ्ट होता जा रहा है टेम्परेट जोन में, और टेम्परेट जोन शिफ्ट होता जा रहा है आर्टिक वाले जगह पर, और आर्टिक तो गायब ही होता जा रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है? बढ़िया है ना, ट्रॉपिकल जोन का एरिया बढ़ गया, ट्रॉपिकल जोन में डाइवर्सिटी ज्यादा। रे भोटो, ट्रॉपिकल जोन में पूरे अर्थ की डाइवर्सिटी ज्यादा, ये मानता हूं मैं, लेकिन हमारे अर्थ पर अगर अलग अलग बायोम है तो बढ़िया है अर्थ के लिए, पूरे ओवरऑल अर्थ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। हम नहीं चाहते कि पूरे अर्थ को ट्रॉपिकल बना दे, क्योंकि ट्रॉपिकल के जैसे ऑर्गेनिज्म है, सब ट्रॉपिकल के वैसा नहीं है, टेम्परेट के वैसा नहीं है, आर्टिक के वैसा नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरे अर्थ पर अलग अलग प्रकार का स्पीशीज है, और ऐसा तब होगा जब अलग अलग प्रकार का बायोम रहेगा अर्थ पर। तो आप तो क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा के बायोम को डिस्टर्ब कर रहे हो, शिफ्टिंग हो रहा है बायोम का, और ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, पहली बात। तो ये नुकसान। तो दूसरा, अब मुझे बताओ कि ये टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता मामला आर्टिक जोन में भी पहुंचा था, यस और नो? और आपको मैंने कहा था आर्टिक जोन में तो आइस रहते हैं, हेलो, आइस के पहाड़ जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, और अगर यहां तक टेम्परेचर बढ़ा तो ये आइस क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। ये आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ बारिश होने का कारण, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो पानी होता है, वो पानी नदियों से सरकते हुए, वो पानी नदियों से सरकते हुए फिर आता है, सॉरी, वो जो ग्लेशियर्स मेल्ट होता है वो सरकते हुए आता है हमारी नदियों में, फिर सारा नदी आपस में फ्यूज है। आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, मेजोरिटी नदी आपस में फ्यूज है। इन सभी का पानी आपस में मिक्स होते हुए फिर पहुंचता है समंदर में, यानी कि समंदर में पानी कहां से पहुंचता है? ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से। बट बीच में इंटरमीडिएट है हमारा रिवर्स। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है नॉर्मल रेट से, तो हमारी नदियों में पानी आ रहा है नॉर्मल रेट से,
तो समंदर में पानी जा रहा है नॉर्मल रेट से, तो समंदर का लेवल बढ़ रहा है नॉर्मल रेट से। इससे कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे नदियों में वाटर लेवल अचानक से नहीं बढ़ रहा, और हमारे समंदर में भी वाटर लेवल अचानक से नहीं बढ़ रहा। हम लोग जो खेतों में पानी पटाते हैं या कोई भी काम में लेते हैं, नदियों से बोरिंग लगाते हैं ज्यादातर, और वो बोरिंग या फिर कोई भी पर्पस के लिए पौंड बनाना है, नदियों से पानी खींच के एक पौंड तैयार करती है। तो नदियों में पानी कॉन्स्टेंटली आ रहा है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइसेस कॉन्स्टेंटली मेल्ट हो रहा है, जितना मेल्ट होगा उतना बन भी जाएगा उस रेट से ग्लेशियर्स, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे माइनस में चल रहा है, माइनस के आसपास है, बहुत कम है, तो मामला रहेगा सही। लेकिन आज की डेट में आपने ग्लेशियर्स को के मेल्टिंग के रेट को बढ़ा दिया है, बिकॉज आपने ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है। तो अब वो ग्लेशियर्स मेल्ट काफी तेजी गति से हो रहा है। आज तो नदियों में बाढ़ ज्यादा आ रहा है, मुंबई देख लो, आज नदियों में बाढ़ ज्यादा आ रहा है, और ये सारा पानी समंदर में हाई रेट से जा रहा है। आज तो प्रॉब्लम बाढ़ का है, कुछ ही समय बाद साइंटिस्टों का मानना है 2035 से 2050 तक में ही ऐसा हो जाएगा, अगर हम ना सुधरे तो। ये एक कमेटी है, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दुनिया के अलग अलग साइंटिस्टों का, इकोलॉजिस्ट का, इवोल्यूशनरिस्ट का एक कमेटी है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट का कमेटी है। ये लोग हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते हुए CO2 कंसेंट्रेशन, बढ़ते हुए टेम्परेचर को जज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नदियों के वाटर के लेवल को स्टडी कर रहे हैं, समंदर के वाटर लेवल को स्टडी कर रहे हैं। और इनके स्पेशलिस्ट का कहना है कि अगर CO2 कंसेंट्रेशन इसी रेट से बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि आज तो बाढ़ आ रहा है, 2035 से 2050 के बीच में पूरी दुनिया में सुखाड़ आ जाएगा। कैसे? 2035 से 2050 के बीच तक में सारी ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुकी होगी, और वो सारी पानी नदियों से होते हुए समंदर में जा चुका होगा, और अब ग्लेशियर्स बचा ही नहीं होगा कि मेल्ट हो, और वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका होगा कि ग्लेशियर्स नया नहीं बनेगा, और नदियों में पानी नहीं आएगी, नदी सूख जाएगी, समंदर में पानी भरा रहेगा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगी, और ये दुनिया खत्म हो जाएगी 2035 से 2050 के बीच, और ये खत्म होगी सुखाड़ की वजह से। सुधर जाओ ना लाखों, अभी भी टाइम, अभी है, समय है, और झेलना हम ही लोग को है, हमारे ही जनरेशन को झेलना। ये भी पता है ना 35 तक जिंदा रहोगे, अरे रहोगे ना, 35-50 तक तो जिंदा रहोगे ना, हमारे पूर्वज लोग तब तक निकल लेंगे, ये तो फैक्ट है। बायोलॉजिकल ट्रूथ तो ये है ना, वो लोग तो निकल लेंगे ना अगले 10 साल में, ये तो फैक्ट है। 10-15 साल में तो सभी निकल लेंगे, झेलना किसको है? हम लोग को। इसलिए कह रहा हूं अभी भी सुधर जाओ, मौका है। अभी तो कोरोना से वही लोग तड़पे हैं जिनको वायरस अटैक किया है, और उस समय वो सभी लोग तड़पेंगे तो इस अर्थ पे रह रहे हैं। और कोई ये ना समझे मेरे पास पैसा बहुत है, मैं यहाँ से खरीद लूंगा, वहां से खरीद लूंगा। अभी लोगों को औकात पता चल गई होगी, बहुत पैसा वाले लोगों को। जब वो कोरोना में एक दवा चला था, रेमडेसिविर, याद है? तो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग भी वो दवा ना खरीद पा रहे थे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही उतनी नहीं हुई थी। जब अर्थ पे पानी ही नहीं होगा, तब पैसा से पानी खरीद लोगे क्या? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे उस पैसे का? पैसे से दुनिया नहीं चलती है, बात को समझिए, इस नेचर को बचाइए। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं तो सब कुछ पैसे से कर लूंगा, नहीं होता भाई, संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। पर्यावरण को बचाइए, वही पैसा है, वही संपत्ति है। नहीं बचाइएगा तो 2035 से 50 के बीच में तरफ तरफ के हम सभी को मरना है। हालांकि साइंटिस्ट इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की समय आ गई है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट हो नहीं रही है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक देख रही है। उसको पता है कि हम ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग युवा तो है नहीं, बुढ़े बुढ़े बैठे हैं, भले बोलते हैं हम 40 साल का युवा है, तो वो लोग को तो पता है कि हम लोग 10-15 साल में निकल लेंगे। तो जो युवा नेता होगा वो झेलेगा, मरेगा, हमको क्या मतलब है, हम तब तक 10 साल ऐसे मौज करते हैं, उनको क्या मतलब। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को सरकार में भेजिए, साइंटिफिक लोगों को सरकार में भेजिए, जो आपके पर्यावरण चेंज के बारे में सवालों को उठा पाए, एक्चुअल में बातों को वहां रख पाए। अनपढ़ गवार को मत भेजिए, जो दिन रात जातिवाद करता हो और करवाता हो देश। ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। साइंटिफिक लोगों को भेजिए वहां पे, वो चीजों को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये आईपीसीसी आज वार्निंग नहीं दी है, बहुत पहले वार्निंग दे चुकी है ये, कि ये समय 2035 के 2050 के बीच में आ जाएगा।
ठीक है, तो कुल मिला के सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का तत्कालिक कुछ फायदा भी है। अभी हम बात करेंगे क्या फायदा है। CO2 बढ़ने से C3 प्लांट का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है अभी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन नुकसान तो आपको समझ आ ही गया होगा। आई थिंक आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि कैसे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। हम ही लोग जिम्मेवार हैं, दिन रात पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवार है। क्या क्या नुकसान है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बाकी आप नोट्स में स्टार्टिंग का पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए। तब मैं अगले मीटिंग में इस पूरी 10 मिनट होगा, अगला मीटिंग 10-15 मिनट का होगा, अगले मीटिंग में इस पूरी बातों को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अगले मीटिंग में डाउट लेना, ये मीटिंग 1 मिनट का बचा मत। सर चलिए बोलो। केमिस्ट्री वाला जो है ना पार्ट पूछ रहे थे ना अभी, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हाँ वाला चैप्टर, वो 11th का पार्ट 2 वाला बुक में है। तो फिर वही तो मैं पूछ रहा था, 12th में है कि 11 में है। चलो ठीक है, देखते हैं।